अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। अगर आप अच्छी अच्छी कहानी सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों की तवील और सर्द रात थी। हर शे पर जामिद खामोशी छाई हुई थी। हर सू एक खू का आलम था। सारी दुनिया मीठी और गहरी नींद के मज़े लूट रही थी। ऐसे में हैदर खान की एक अनजाने खौफ से आंख खुली। उसका सारा वजूद पसीने से तर था और उसकी सांस धोंकी की तरह चल रही थी। और फिर यकायक इसके जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। अपने बिस्तर में किसी गैर मलई मखलूक की मौजूदगी के एहसास ने उसके हवास खो दिए थे। हैदर खान के हलक से ज़ोरदार चीख निकली थी। दूसरे कमरे में बच्चों के साथ सोई उसकी बीवी दौड़ी दौड़ी आई। उसके पीछे बच्चे भी सहमे सहमे चले आए कि क्या हुआ। बीवी ने तेजी से अपने शोहर की तरफ लपकी थी। हैदर खान ने अपने बच्चों की जानिब देखा और संभल गया। बच्चों के खौफ से जर्द पड़ते रंग ने उसको तड़पा कर रख दिया था। कुछ नहीं, डरावना था। नींद में तो चीख निकल गई। वो अपने हवास पर काबू पा चुका था। उसे पता था अगर मैंने अपने अंदर का खौफ जाहिर कर दिया तो मेरी बीवी बच्चे, जो पहले ही घर में गैर इंसानी हरकतों से डरे और परेशान हैं, मज़ीद खौफजदा हो जाएंगे। आओ बच्चों, मेरे पास आ जाओ। इसने अपने बच्चों, जो के दोनों लड़के थे, अपने करीब बुला लिया और अपने साथ बिस्तर पर लटा लिया। जाओ नगीना, तुम भी लेट जाओ। उसकी बीवी परेशान नज़रों से उसे तकती हुई साथ वाली चरपाई पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी बीवी और बेटे नींद की वादी में उतर चुके थे, जबकि हैदर खान की नींदें उड़न छू हो चुकी थी। जाने क्यों उसे यकीन हो चला था कि कुछ गलत होने जा रहा है। उसकी नज़रों के सामने बार बार माजी की फिल्म रिवाइंड होकर आ जाती। ज़मीर की चुभन तेज से तेज तर हो चुकी थी। इसकी आंखों में यादों के रंग लहू रंग हो गए थे। इसे अपना अंजाम नजर आने लगा था। वो करवट पे करवट बदल रहा था। सुबह नूर की किरणें पूरी तरह बेदार होकर दीवारों दर को रोशन कर रही थी। आज बहुत दिनों बाद सूरज ने अपनी सूरत दिखाई थी। हैदर खान जाग चुका था, लेकिन इसका दिल बिस्तर से निकलने को नहीं चाह रहा था। इसकी बीवी नगीना इसे कई मरतबा पुकार चुकी थी कि नाश्ता कर ले, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। एक बार फिर उसकी बीवी आई और उसने कहा, उठ जाओ हैदर, कब तक यूं ही पड़े रहोगे। वो हैदर जो रात वाले परेशान से वाक़ये से काफ़ी परेशान था, कुछ खोया हुआ था, एकदम चूक पड़ा। नगीना एक बार फिर इसके सराने आ खड़ी हुई थी। आता हूँ, तुम चलो। वो अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसका रुख गुसल खाने की जानिब था। अभी इसने गुसल खाने में पाँव रखा ही था कि नगीना की चीखों ने हैदर खान को हिला के रख दिया। वो उल्टे कदमों दौड़ा और बुर्ची खाने में आ गया, जहाँ नगीना अपने आंचल से लिपटी आग के शोलों को हाथों से बुझा रही थी, जो बड़ी तेजी से भड़क रही थी। हैदर खान ने जल्दी से इसका आंचल गर्दन और कमरे से अलग करके फर्श पर फेंक दिया। नगीना खौफ से कांपती हुई हैदर से लिपट गई। हैदर ने फर्श पर पड़े आंचल को देखा था, जिसकी आग हैरत अंगेज तौर पर खुद ब खुद बुझ चुकी थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने नगीना को खुद से मजीद करीब कर लिया और उसे बाहर सेन में पाई पर लाके बैठा दिया। उसके हाथों में देखा, जो आग बुझाने की वजह से खासे जल चुके थे और उसमें आबले उभर आए थे। नगीना बहुत डरी और सहमी हुई नजर आ रही थी। हैदर ने इसके हाथों पर दवा लगाई और इसके सामने बैठ गया। आग कैसे लगी थी? किधर ध्यान था तुम्हारा? मुझे नहीं पता हैदर, मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तो चाय की देगची चूल्हे पे रखकर दूध निकालने के लिए मुड़ी थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़? कैसी आवाज़? हैदर चौंका था। हाँ, आवाज़। शायद कोई पुकार रहा था, आग लगेगी, हाँ आग लगेगी। बस इतनी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और इसके बाद मेरे दुपट्टे ने आग पकड़ ली। हैदर को तफसील बताते हुए नगीना का रंग एक बार फिर जर्द पड़ चुका था। हैरत ने अपने सर दोनों हाथों में थाम लिया। ये क्या हो रहा है मेरे खुदा? इसने कर्ब से आंखें मीच ली। एक धमाका सा हुआ था। उसकी नज़रों के सामने शोलों में घर, एक मकान का मंजर उसकी आंखों में तर आया था। उसने पट से आंखें खोल दी। ओह मेरा माजी, उसके लबों से बेख्तियार निकला था। हैदर ने माजी में जब होश संभाला था तो इसने खुद को अपनी बेवा खाला के घर पाया था। वो चंद माह का ही था कि उसके वालिदैन एक नागहानी मूजी मर्ज का शिकार होकर चल बसे। ददियाल वालों में कोई भी ऐसा ना था जो उसको परवान चढ़ा था। उसकी माँ की एक ही बहन थी
जो ऐन जवानी में बेवा हो गई थी। इसकी वाहिद औलाद एक लड़की थी। जब उसकी खाला ने अपने भांजे को बेयारो मददगार पाया तो वो उसे साथ लेकर अपने घर चली आई। यूं हैदर अपनी खाला की गोद में परवरिश पाने लगा। इसकी खाला की लड़की बानो उससे 5 साल बड़ी थी। उसके हाथ तो हैदर की सूरत में खिलौना आ गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों जवान होते गए। हैदर कब बानो के दिल में उतरा उसे कोई खबर ना हुई। बानो आम से नकूश वाली सुनहरी रंगत की मालिक लड़की थी, जबकि हैदर बहुत खूबसूरत था, सफ़ेद रंगत और तीखे तीखे से नकूश। उसकी खाला बहुत अमीर ना थी, लेकिन फिर भी उनका हाथ था। एक खूबसूरत सा घर था जो मरते वक्त उनका मरहूम शोर उनके नाम कर गया था, लेकिन साथ ही लाखों का कर्जा भी था जो बीवी ने ही अदा करना था। खाला खासी जीदार खातून थी। दुकानों से हासिल होने वाला किराया इस महंगाई के दौर में नाकाफी था, तो उन्होंने कपड़े सीने शुरू कर दिए थे। साथ ही बानो को भी सिलाई में ताक कर दिया, मगर उसके शोहर पर लाखों का जो कर्जा था वो किसी सूरत उतरना दिखाई ना दिया, तो मजबूरन दोनों दुकानें बेचकर कर्जा उतारना पड़ा। बाकी की रकम 3 लाख उन्होंने बानो के नाम से बैंक अकाउंट में खुलवा कर रख दी थी। हैदर उस वक्त 8वीं जमात का तालिब इल्म था। बानो को पढ़ाई से कोई ख़ास रग़बत नहीं थी। उसने 7वीं के बाद ही तालीम को खैरबाद कह दिया था। वक्त गुजरने के साथ खाला बेटी की तरफ से खासी फिक्रमंद रहने लगी, क्योंकि बानो पर टूटकर जवानी आई थी। वो उसके रिश्ते के लिए कोशिश करने लगी थी। हैदर 10 जमातें पास करके एक करीबी मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन लग चुका था। उस वक्त हैदर की उम्र बामुश्किल 15-16 साल की थी, लेकिन अच्छी सेहत और कट काट की वजह से वो 20-22 साल का नजर आता था। यहाँ उसकी दोस्ती ऐसे लड़कों से होगी जो सिर्फ अय्याशियाँ करके पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। हैदर के रंग ढंग भी बदलने लगे। उसने खुद पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। कसरती बदन इसकी कमज़ोरी था। इसने जिम जाना शुरू कर दिया। चंद ही माह में उसका बदन एक बॉडी बिल्डर के बदन की तरह नजर आने लगा। टाइट जीन्स, हाफ बाजुओं वाली शर्ट पहनकर जब वो घर से निकलता तो बहुत सी लड़कियां आहें भरने लगती। ऐसे में 22 साला बानो अपने खालाजाद के सपने आंखों में सजाने लगी। बहाने बहाने से इसके आगे पीछे फिरने लगी। इसकी को लू देती हुई स्याह आंखें हैदर को परेशान कर देती। वो जैसा भी था, मगर इसने आज तक किसी लड़की के बारे में गलत अंदाज में ना सोचा था। हालांकि उसके दोस्त लड़कियों के किस्से मज़े ले लेकर एक दूसरे को सुनाते थे। वो तो लड़कियों को देखकर नजरें झुकाने वाला था, मगर एक रात उससे वो कुछ हो गया जो उसने कभी सोचा भी ना था। उस रात वो दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके खासी देर से घर लौटा था। खाला सो चुकी थी। उसने समझा कि बानो भी सो गई होगी। वो नहायत खामोशी से आकर अपने कमरे में लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चूंक कर उठ बैठा। इससे पहले कि वो पूछता कौन है, बानो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। तुम इस वक्त सब खैरियत तो है? वो परेशान हो गया था। जवाब में बानो ने हिचकियां लेकर रोना शुरू कर दिया। वो गड़बड़ा कर उठ बैठा और उसके पास आ खड़ा हुआ। बताओ तो क्या हुआ है? बानो ने हिचकियों पर काबू पाया और हैदर से मुखातिब हुई। हैदर, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचो और क्या नहीं, मगर ये हकीकत है, मैं तुम्हें बेपनाह प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और की होना मेरे लिए सुहाने रूह है। मैं कब तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई मुझे खुद खबर नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ हैदर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बानो के खुले इकरार पर वो हको-दक सा रह गया था। अभी वो कुछ बोलने के काबिल भी ना हुआ था। बानो ने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू अपनी कलाई पर रख लिया। हैदर, अगर तुमने मुझे और मेरी मोहब्बत को ठुकराया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। हैदर ने बुखलाकर चाकू उससे पकड़ना चाहा। वो तेज़ी से पीछे हटी। नहीं हैदर, ऐसे नहीं। पहले ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? चाकू बदस्तूर बानो की कलाई पर था। हैदर बुरी तरह फंस चुका था। उसके होंठों से बेख्तियार निकला था, हाँ हाँ करता हूँ। बानो का चेहरा खिल उठा था। वो दौड़कर हैदर के सीने से लग गई। हैदर के जिस्म में चूंटियां सी रेंग गईं। बानो का नाजुक बदन उसके जिस्म को दिखा रहा था। वो हैदर के अंदर सिमटती जा रही थी। हैदर ने उसके गिर्द बाहों का हल्का कस लिया और इसे बिस्तर पर ले आया। बानो खुद सुपुर्दगी के आलम में उसके साथ खींची चली आई थी। दोनों जवान थे, तन्हाई थी। एक रेला आया और सब कुछ बहा कर ले गया। बाकी रह जाने वाले कुछ अकरार थे और हमेशा के लिए एक दूजे का बन के रहने का कौल। तकरीबन 1 माह बाद
बानो ने शादी पर जोर दिया तो हैदर ने खाला से बात करने का कह दिया और उस रात खाना खाने के बाद हैदर ने खाला के सामने ये मुद्दा रख भी दिया। खाला खुशी से झूम उठी, इन्हें और क्या चाहिए था। यूं बानो और हैदर झटपट रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हो गए थे। बानो बेहद मोहब्बत करने वाली बीवी साबित हुई। हैदर भी जैसे उस पर जान ही छिड़कता था, मगर फिर हवा यूं के एक रात अचानक खाला की तबीयत खराब हुई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई और उनके जाते ही घर के हालात यकायक बिगड़ने लगे। हैदर जो हरदम बानो की मोहब्बत के गुण गाता था बदलने लगा। उसका ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरने लगा। बानो से लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज रोज़ का मामूल बन गया। आहिस्ता आहिस्ता बात मारपीट तक आ पहुंची। मारपीट के दौरान 2 दफ़ा हमल ज़ाया हुआ। बानो की सेहत ख़राब रहने लगी और वो चिड़चिड़ी और बदमजाज हो गई थी। और फिर ये भी हुआ कि हैदर को नशे की लत लग गई। अब वो हर वक्त नशे की धुत में रहता। वो नशा पूरा करने के लिए घर का साजो सामान तक बेच आता। बानो उसे कभी रोकती या कुछ कहती तो उसे रुई की तरह धनक कर रख देता। एक रोज़ हैदर को कोई पुराना शराबी कबाबी दोस्त मिल गया और उसे अय्याशी की एक नई राह सूझी। क्यों नशे में खुद को ज़ाया कर रहे हो? 4 दिन की ज़िंदगी है, ऐश करो ऐश। कहाँ से ऐश करूँ, कुछ पल्ले नहीं, हैदर ने बेजारी से कहा। तो उसका दोस्त हंस पड़ा। जो कुछ है, उसने हैदर के कान में कहकर हैदर की आंखें चमक उठी। उस रोज़ हैदर घर लौटा तो बानो को उसमें खासी तब्दीली महसूस हुई। हैदर पहले की तरह गोया हो गया था, नशा करना भी छोड़ दिया था। हैदर ने उस पर अपनी मोहब्बत का ऐसा जाल फेंका कि वो उससे निकल ना सकी। जो कुछ कहता आंखें बंद करके एतबार कर बैठती। वो एक बार फिर से उम्मीद से होगी। बेटी की पैदाइश पर हैदर ने खुद को बहुत खुश जाहिर किया था और इसके लिए ढेरों शॉपिंग की। बानो के लिए भी बहुत सी चीज़ें खरीद कर लाया था। बेटी पैदा होने के ठीक 1 साल बाद हैदर बानो के दोनों हाथ थामे बैठा था। अब बानो खासी कमज़ोर हो गई थी। उसके सर में सफ़ेद बाल भी आ चुके थे। वो बूढ़ी दिखने लगी थी, लेकिन बूढ़ी नहीं हुई थी। 25 साला हैदर की मोहब्बत जो हर दम उसकी आंखों में जलती थी, जबकि हैदर की नज़रें तो सिर्फ उसकी रकम पर थी जो बानो के अकाउंट में थी। बानो, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। मुझे एक दोस्त ने एक बिज़नेस में शामिल होने की दावत दी है, 50-50 शेयर। यार मेरे पास तो इतनी रकम नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं बिज़नेस की दुनिया में अपना नाम जमा सकता हूँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, फ़ायदा ही फ़ायदा। सोचो बानो, हमारी बड़ी सी कोठी होगी, कार, नौकर चाकर, हमारी बेटी महंगे से महंगे स्कूलों में पढ़ेगी। वो बानो को सब बाग दिखाने लगा। बानो ने हैदर पर भरोसा किया और बैंक से अपनी जमा पूंजी में से 2 लाख की सूरत में उसके हाथ पर रख दी। जब तक रकम चली, हैदर ने खूब अय्याशी की। बानो को दिखाने के लिए घर से गायब रहता कि वो बिजनेस में मसरूफ़ है। जब रकम ख़त्म हुई तो एक बार फिर रोता हुआ बानो के सामने आ खड़ा हुआ। बिजनेस में घाटे का रोना रो दिया तो उस बार बानो उसे रकम देते हुए हिचकिचाई, क्योंकि बस 1 लाख रकम थी जो इसके पास रह गई थी। हैदर भी चालाक था, किसी न किसी सूरत बानो से ये रकम निकलवा ही ली थी और खूब सोच समझकर इस 1 लाख से के साथ मजीद अपने दोस्त से उधार लेकर एक जनरल स्टोर खोल लिया। मगर जल्द ही उसकी आमदनी वाली रकम भी अय्याशी में उड़ा दी। सुपर स्टोर में माल डालना था, मगर दोस्तों ने उधार देने से मना कर दिया, बल्कि पहले से दिए गए उधार का मुतालबा भी शुरू कर दिया। हैदर की परेशानी बढ़ती चली गई। स्टोर को ताला लग गया। घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। इसी बच्ची बीमार हो गई, दवाई तक के पैसे ना थे। बानो ने कपड़े सी कर घर की दाल हांडी चला रखी थी। इस साबिर औरत की ज़बान से कभी कोई शिकवा या शिकायत ना निकली। वो वाक़ईतन हैदर से मोहब्बत करती थी। हैदर की हालत बहुत बुरी थी। तभी हैदर के शैतानी दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने बानो से कहा, हम ये घर बेच देते हैं, कर्जा उतार कर बाकी जो रकम बच्चे की उससे छोटा मोटा घर खरीद लेंगे या फिर किराए पर कोई फ्लैट ले लेंगे। बानो ने जब ये बात सुनी तो तड़प उठी। उससे उसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी और सबसे बढ़कर ये इसके माँ बाप की खून पीसने की कमाई थी। बानो जान गई थी कि हैदर एक खुशगर्ज और
लालची और एहसान फरामोश इंसान है। उसने आज तक बानो को कोई सुख ना दिया था। उसकी बेटी नूर 2 साल की होने वाली थी। बानो समझ चुकी थी यह शख्स कभी भी उनके हकूक पूरे नहीं कर सकता, ना ही इसको एहसास जिम्मेदारी है। अगर इसने घर बेच दिया तो हम तो फुटपाथ पर आ जाएंगे। बानो ने जिंदगी में पहली दफ़ा हैदर को इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इसे खरी खरी सुनाकर घर से निकल जाने को कह दिया। हैदर हैरत से बानो को देखता रहा, फिर गुस्से से इस घर से निकल गया। बानो अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत रोई थी। उसने सोच लिया था कि इसे आइंदा जिंदगी किस तरह गुजारनी है और अपनी बेटी की जिंदगी को किस तरह बेहतर बनाना है। उसे आइंदा आने वाली सुबह का इंतजार था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये रात उसकी जिंदगी में सुबह का उजाला नहीं बखेरने देगी। हैदर घर से निकलकर एक दोस्त की तरफ आ गया। वो शोलों पर लौट रहा था। इस औरत की यह मजाल कि वो मुझे हैदर खान को इनकार करे। वो गुस्से से खोल रहा था। उसकी आंखें खून रंग हो रही थी। वो बिस्तर पर पड़ा करवट पे करवट बदल रहा था। आखिरकार वो उठा और इसका दिमाग बहुत कुछ सोच चुका था। वो दोस्त के घर से चुपके से निकला और बानो के घर आ गया। उसके साथ पेट्रोल कैन था। यह सर्दियों की रात थी। सब लोग अपने अपने घरों में डूबके पड़े थे। हैदर बानो के घर के सामने खड़ा था। इसने दरवाज़ा बजाया। बानो ने दरवाज़ा खोला तो वो इसको धकेलकर अंदर दाखिल हो गया और ज़रा देर में बानो को चरपाई के साथ बांध दिया। उसकी मासूम बच्ची नूर बानो के पहलू में सो रही थी। बानो ने हैदर को बहुत वास्ते दिए कि अपना और इसका रिश्ता याद दिलाया, अपने माँ बाप के एहसानात याद दिलाए, मगर हैदर की आंखों में हवस की पट्टी, सर पर खून सवार हो चुका था। उसने चरपाई की तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। बानो बेहिसो हरकत फटी पटी आंखों से हैदर को बाहर से दरवाज़ा बंद करके जाते हुए महसूस करती रही। तभी वो चीखी थी। हैदर के कानों में उसके आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, याद रखना हैदर कि मैं तुम्हें कभी चैन नहीं लेने दूंगी। मैं आऊंगी तुमसे अपना इंतकाम लेने, जला दूंगी तुम्हें, मैं जला दूंगी। बानो की ये बातें सुनकर हैदर हंस पड़ा था। मरने के बाद भला कौन वापस आता है, कहता हुआ वो वापस अपने दोस्त के घर पहुंच गया। वो जिस खामोशी से गया था इसी खामोशी से वापस आ गया था। और फिर अगले रोज उनकी जली हुई लाशों पर बैठा वो मातम कर रहा था। मोहल्ले और आसपास के अफराद खामोश और अफसरदा खड़े थे। हर कोई इस को परसा दे रहा था और वो दिल ही दिल में खुद को मुबारकबाद दे रहा था उस नापसंदीदा वजूद से छुटकारा मिलने पर जो ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत हो गई थी। 40 रोज़ के बाद हैदर खान ने वो मकान बेच दिया। कर्ज उतार कर उसने बाकी रकम से छोटा सा मकान ले लिया और सुपर स्टोर में माल डाल लिया। थोड़े ही अरसे में उसने तरक्की की और छोटी सी सेकंड हैंड कार खरीद ली। और फिर इसके एक दोस्त ने शादी का मशवरा दिया तो इसने नगीना से शादी कर ली, जिससे इसके जुड़वा 2 बेटे पैदा हुए, जिनकी उम्र इस वक्त 4 साल थी। बानो और इसकी बेटी के कत्ल के बाद इसकी ज़िंदगी में काफ़ी हलचल रही, लेकिन 4 साल बाद वो पुरसकून हो गया। लेकिन अब इन वाक़यात ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। इसकी रातों की नींद और भूख उड़ चुकी थी। अचानक, बिल्कुल अचानक, हैदर का कारोबार दिन ब दिन घाटे में जाने लगा। यहाँ तक कि इसके जनरल स्टोर पर ताला लगने की नौबत आ गई तो इसने कार बेच डाली। लेकिन फिर वही हालात हो गए थे। बीवी तंगी का रोना रोती तो बच्चों के तालीमी अखराजात पहाड़ जैसे दिखते। बीवी का जेवर बेच दिया मगर फिर भी वजह समझ ना आती, पैसा कहाँ गया। यहाँ तक के घर की कीमती चीज़ें भी एक एक करके बिक गईं। अब जो हैदर खान जिंदगी का हिसाब लगाने बैठा तो सिवाय खसारे के कुछ ना था। माजी शिद्दत से याद आता तो रातों को उठ कर बैठ जाता। अब तो कुछ दिनों से हैदर खान को अपने घर में बानो और नूर चलते फिरते नजर आते थे। उसको अपने लिए उनकी आंखों में नफरत और इंतकाम के शोले लपकते नजर आते। घर की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बजने लगते, बर्तन गिरकर टूटते तो कभी कहीं वजूद खुद ब खुद आग भड़क उठती थी। उस रोज़ भी हैदर को ख्वाब में बानो धमकी देती हुई नजर आई। कब तक बचोगे हैदर, आग लगेगी आग। वो ऊंचे कहके लगाती, अपनी बच्ची को छाती से लगाए आग आग पुकार रही थी। हैदर खान ने बच्ची को देखा तो कलेजा मुंह को आ, उसका झलसा हुआ वजूद बाहर को निकले डेले, उसकी चीखें निकल गई। वो घबरा कर उठ बैठा। उसने कपकपाते हुए हाथों से रजाई हटाई और बीवी को आवाज़ दी, नगीना नगीना। आधी रात के गुप अंधेरे में
कमरे में हैदर का खौफ मजीद बढ़ गया था। नगीना की जानिब से कोई जवाब ना पाकर वो हिम्मत करके उठा और कमरे की लाइट ऑन की। बत्ती के जलते ही नजर आने वाले मंजर ने उसके बदन से खून निचोड़ लिया था। सामने बानो अपनी बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। हैदर के बीवी बच्चे बेहिसो हरकत रस्सी से बंधे हुए थे। बानो, खुदा के लिए मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। वो गड़गड़ा रहा था, रो रहा था, मुझे मार दो लेकिन इन्हें छोड़ दो, ये बेकसूर हैं। वो हाथ जोड़े खड़ा था। इसकी बात सुनकर बानो ने वहशत के कहके बुलंद किए, छोड़ दूं इनको? हाँ हाँ छोड़ दो इनको, ये बेकसूर है। वाह हैदर वाह, पहले ये बताओ मेरा और मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर था? क्या बगाड़ा था तुम्हारा? वो गुस्से से फंकारी थी। आज तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। हैदर को देखते ही देखते कमरे में आग के शोले भड़क उठे। हैदर ने कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो बाहर से बंद हो चुका था। जूं जूं आग बुलंद हो रही थी, मानो के वहशत अंगेज कहकों में भी इजाफा होता जा रहा था, जबकि हैदर और इसके बीवी बच्चों पर जैसे सकते की कैफियत तारी हो गई थी। अगले रोज एक प्राइवेट टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि एक घर में अचानक आग भड़क उठी और सब खुद जलकर खाक हो गया। जलने वालों में एक मर्द, औरत और 2 बच्चे शामिल हैं। हर कोई इस खबर पर अफसोस का इजहार कर रहा था।